शुरुआत हम लोग किए उतना इधर उधर बात करके, लेकिन आपको आंसर में वही लिखना है ना, 40 नंबर का आंसर है। अब हम बस ये 4 नाम लिख करके आंसर कंप्लीट कर देंगे तब तो बहुत मुश्किल है। कोई दिक्कत इसमें? अब तो समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। नहीं है ना समस्या? ठीक है, अब चलिए। हाँ वो आपको टुंड्रा वाले साइड में रशिया का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहां पे मिलता होगा। मेन जो उनका रेसिडेंस होगा उस तरफ होगा, लेकिन आपको ज्योग्राफिकली वो वही एरिया मीन कर रहा है आपको। ठंडा एरिया नहीं, नॉर्थ ईस्ट नहीं, जहां पर स्नोफॉल होता है, स्नोफॉल वाला एरिया। डायग्राम देखिए, सबसे इसमें डायग्राम, ये जो रेस वेस का बात हो रहा है और हिस्टोरियन का बात हो रहा है, इसमें डायग्राम एक तो जो आप इंट्रोडक्शन में जो डायग्राम बनाएगा, हड़प्पा सिविलाइजेशन का जब आप इंट्रोडक्शन लिखिएगा तो वहां पे डायग्राम बनाएगा ना। उसके अलावा हमको कोई स्कोप नहीं दिख रहा है, आप फ्लो चार्ट बना दीजिए। डायग्राम का सच इस सवाल में स्कोप हमको नहीं दिख रहा है। हाँ बोलो, नहीं सुने दिया। इंग्लिश में है मेरे से ले लीजिए ना, मेरे में तो मेरे पास तो लिखा हुआ है ही, बस फोटो ले लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा डायग्राम हम लोग नहीं भर सकते हैं इस सवाल में। एक डायग्राम और 2 से 3 फ्लो चार्ट। कौन सा फ्लो चार्ट? एक तो मतलब आप समझ रहे हैं ना, ऑथर्स लिख दिए, मतलब निर्माता, और फिर ये 4, 1 2 3 4, इस तरह से एक आप बना दीजिएगा। उसके अलावा दूसरा व्यूज, वेरियस व्यूज करके, और उसके बाद जो अलग अलग हिस्टोरियन है, अलग अलग हिस्टोरियन, तो पहला हिस्टोरियन का नाम लिखिए, दूसरा हिस्टोरियन का नाम लिखिए, और उनका जो शॉर्ट में व्यू है वो कर दीजिए। मतलब जो आंसर है उसको आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लीजिए इस फॉर्म में। वैसा डायग्राम नहीं, इसमें एक डायग्राम है जो इंट्रोडक्शन में आप बना सकते हैं। ठीक है, ज्यादा मन है तो हम ये जो डायग्राम बनाए थे स्पेन से लेके इंडिया तक, छोटा सा डायग्राम आप वो ये अपने कॉपी में बनाए थे वो भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उस डायग्राम में। मेडिटेरेनियन प्रजाति बताए ना कि स्पेन से लेके इंडिया तक, आप वो शो कर दीजिए। थोड़ा सा आपको वर्ल्ड मैप का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब हम लोग आईवीसी के आखिरी टॉपिक, और बेसिकली इसको पहला टॉपिक होना चाहिए था, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हम आखिरी टॉपिक क्या है, बोलता है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं, मेन फीचर्स ऑफ आईवीसी। ठीक है, अगेन ये सवाल सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू कीजिएगा, जो हम पहले बात कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन जो पहला आंसर में किए थे वही वाला। मैडम भी आपसे बोल रही थी ना कि पहले उसके बारे में थोड़ा सा, आप लोग किसी कोई थी ना कि पहले उसके बारे में इधर उधर गप बना लो, बता दो क्या है, उसके बाद मुद्दे पे आना। कोई थे आप लोग में से जो मैडम से पूछ रहे थे तो, लेकिन ये एक्चुअली मतलब ऐसा गप बनाना नहीं है, लेकिन आप टॉपिक क्या है उसके बारे में बस थोड़ा सा बता देना है। आखिरी सवाल है ये सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, और अच्छा ये इसके बाद वाला जो टॉपिक है आर्यंस, वो सिर्फ एक सवाल का टॉपिक है, तो हर टॉपिक में 4-5 सवाल नहीं है। हाँ नहीं होगा। पहला टॉपिक बहुत ज्यादा सब टॉपिक था। अरे आपको हम कितना सारा, ये 5वां
जवाब हम बता रहे होंगे। जो आर्यन वाला जो अगला जो टॉपिक करेंगे उसमें सिर्फ एक जवाब होगा, वो टॉपिक 1 या 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। तो हाँ, मेडिएवल करेंगे फिर मॉडर्न, मतलब ज्योग्राफी तो साथ में ही करते चल रहे हैं ना। हाँ, हाँ हो जाएगा आपका। अब कौन सा डेट का आप बात कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। आप जेपीएससी का मेंस का डेट का बात कीजिएगा, हाँ नहीं टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, जो आपका जो कोर्स का जो टाइम है उसमें कंप्लीट होगा। हाँ बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। और हर टॉपिक इतना बड़ा नहीं है, ये पहला वाला सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ ज्यादा सवाल है। अब होता है आर्यंस वाला, देखिए उसमें बस बोलता है आर्यंस की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ आर्यंस, एक ही बस चीज करना है। ठीक है, देखिए इसमें हम आपको लाइन ऑफ रीजनिंग बताए, किस बेसिस पर आपको जाना है इस सवाल में। देखिए कंक्लूजन में जब आएंगे तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले कि ऑथर्स बोलते हैं किसको है। तो रेसेस फाउंड इन, रेसेस विच वर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वर कॉल्ड ऑथर्स। ऑथर्स का डेफिनेशन दे दीजिएगा सबसे पहले, ठीक है। जो प्रजातियां पाई जाती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, उनको सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता कहा जाता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी प्रजातियां पाई जाती थी उसको लेकर के डिफरेंट व्यूज हैं, डिफरेंट व्यूज हैं, ठीक है। बहुत छोटा छोटा में कौन सुमेरियन बोला, चाइल्ड बोले सुमेरियन है, ठीक है। अगला आर.डी. बैनर्जी बोले नहीं, ये पैराग्राफ में लिखिए, ये पैराग्राफ में लिखिए, ठीक है। तो चाइल्ड के बारे में लिख दीजिएगा, बैनर्जी के बारे में लिख दीजिएगा, गुहा का लिखिएगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ बोले, बहुत सारे में नाम नहीं भी लिखे हैं, कुछ बोले द्रविडियन थे, कुछ बोले ऑस्ट्रेलॉइड थे, वो सारा डिफरेंट व्यूज के बारे में बता दीजिएगा। फिर फाइनली वो सारा व्यू में आने के बाद फिर बताइएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ skeletons and material evidences में क्या, स्कल्पचर, चाहे मेटल का स्कल्पचर हो चाहे स्टोन का स्कल्पचर हो। ऑन दोज बेसिस टुडे, आज के समय में हम लोग 4 रेसेस को कंसिडर करते हैं टू बी द ऑथर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये बस यही आपका कंक्लूजन हो गया, समझ रहे हैं। और ये आप लिखिएगा, जैसे देखिए ये वाला सेंटेंस आपको होगा एक सेंटेंस, मतलब एक लाइन। ये वाला जो आप पॉइंट लिखिएगा इसमें 4 से 5 लाइन हो जाएगा, और फिर ये वाला जो लाइन लिखिएगा इसमें 4 से 5 लाइन हो जाएगा। आप अगर वो हम लोग का जो आंसर होता है उसके हिसाब से 1 पेज हो जाएगा। हम लोग का जो आंसर शीट होगा जेपीएससी में, उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं 1 पेज से ज्यादा भी हो जाएगा। अब समझ गए कैसे कंक्लूजन लिखना है। हम लोग यही चीज ना इस आंसर से मतलब जाने। अब देखिए इस बायो का सिलेबस और हिस्ट्री के सिलेबस में जमीन आसमान का अंतर है। बायो का सिलेबस आपको डायरेक्टली बुक से उठा करके आपको दे दिया गया है। हिस्ट्री का सिलेबस, ये सब चीज कभी पढ़े हैं आप बताइए, बचपन से आज तक लेकर के। लेकिन बायो में जो भी पढ़ रहे हैं वो पढ़े हैं पहले से भी, उसमें ज्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाया गया है, उसमें बस एनसीईआरटी उठाया और सिलेबस दे दिया। तो अप्रोच सेम नहीं हो सकता है। हम आपको इस टॉपिक का हम आपको मास्टर भी नहीं बना सकते हैं, हम आपको कंटेंट दे सकते हैं। और हम इनफैक्ट हम चैलेंज करते हैं दुनिया को, इंसान आपको इस टॉपिक का मास्टर नहीं बना सकता है, जो हम लोग का पर्पस है उस हिसाब से। अब बनना भी क्यों, क्या आपको बनना है?
इंडिया का फेमस हिस्टोरियन तो बनना नहीं है, इंडिया का एक मिडिल क्लास सिविल सर्वेंट बनना है हम लोग को। हाँ? चलिए अब आते हैं अगला टॉपिक पर। अगला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं। अब मुख्य विशेषताएं पहले हम आपको समझा देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्या क्या चीज कवर करेंगे उसके बाद लिखिएगा। ये आप लोग रफ यूज के लिए रख सकते हैं, एक्चुअल आंसर में इस तरह से मत कीजिएगा। एक्चुअल आंसर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा से बस देखिए मेन फीचर्स, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या थी जिससे हम लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, कुछ अलग करते हैं कि हाँ ऐसा था वैसा था। सबसे पहला बोलता है टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन। नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता की एक मुख्य विशेषता थी, नगर नियोजन। अब सबसे पहले बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन था, ठीक है। और मतलब वहां पर अर्बन सेंटर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था, महत्व था, ठीक है। अर्बन सिविलाइजेशन था और जो अर्बन सेंटर्स थे वो प्लान्ड वे में बने थे, प्लान्ड वे में, ठीक है। समझ रहे हैं, नाली जाएगा तो प्रॉपर तरीके से जाएगा, घर जहां बनेगा वो प्रॉपर तरीके से बनेगा, ऑफिस का स्पेस कहाँ पर है वो अलग है, रेसिडेंस का स्पेस कहाँ पर है वो अलग है, ठीक है। कहीं पर आपको दीवार बनाया हुआ है, आपको शहर के चारों ओर, रांची के चारों ओर वो दीवार बना हुआ है, रांची दीवार से घिरा हुआ शहर है। यहाँ पर हम लोग को दीवार से घिरा हुआ शहर मिलता था, ठीक है। तो ये नगर नियोजन में बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, हम सारा पॉइंट अभी लिख नहीं रहे हैं, बस जो ब्रॉड पॉइंट है उसका बात कर रहे हैं। टाउन प्लानिंग के बाद जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसका फीचर है, हम लोग खेती के बारे में बात करेंगे। क्या खेती करते थे तथा संलग्न क्रियाकलाप। क्रियाकलाप का स्पेलिंग सही लिखे हैं हम, ठीक है ना। मतलब जो एसोसिएटेड जो क्राफ्ट्स थे एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड, ठीक है, उसमें क्या फीचर्स थे उसका बात करेंगे। फिर हम लोग लिपि का बात करेंगे। लिपि सिंधु घाटी सभ्यता में जो पाई जाती थी लिपि, वो भी उसका एक इंपॉर्टेंट मेन फीचर था, उसको डिस्क्राइब करेंगे। लिपि ठीक लिखा है ना। फिर कला का बात करेंगे, आर्ट। बहुत सारा मूर्ति पाया गया है, हल पाया गया है, बैलगाड़ी पाया गया है, अलग अलग तरह का चीज पाया गया है, मृदवांड पाया गया है। तो वो सब का क्या फीचर था, क्या सिग्निफिकेंस था उस समय। फिर हम लोग तकनीक का बात करेंगे, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी सिर्फ आज के समय हम लोग के पॉकेट में नहीं है, टेक्नोलॉजी समय के हिसाब से प्रोग्रेस, मतलब आज एडवांस टेक्नोलॉजी है, उस समय हम लोग बच्चा उस समय के टेक्नोलॉजी को मानेंगे, लेकिन उस समय के लिए वो, जब हम लोग छोटे थे तो याद है बटन वाला मोबाइल फोन आता था, और हम लोग उस समय अगर बटन वाला मोबाइल फोन अगर मिल जाता तो मतलब तो सारे दोस्त को दिखलाते पहले तो मतलब पूरे स्कूल में फेमस रहते और आज के समय वो बटन वाला फोन आप 10 दिन का बच्चा को दे दीजिए तो आप वो बटन वाला फोन 10 साल पहले उतना इंपॉर्टेंट था आज के समय। तो टेक्नोलॉजी को उस हिसाब से मत देखिए कि अरे तो बैलगाड़ी ही चलाया, कौन सा बड़ा चीज चला लिया, अरे वही चीज उस समय के लिए बड़ी थी। तो टेक्नोलॉजी उस समय क्या था,
फिर मेन फीचर्स में फिर जो धार्मिक जीवन था इनका, धार्मिक जीवन, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, किस तरह का उनका धार्मिक जीवन था। फिर ये लोग एक मेन फीचर में जो ये अभी जो हम लोग जो पिछला सवाल किए कि 4 प्रजाति वहां पाया जाता था, वो भी एक उसका फीचर है, मल्टी एथनिक था। सिंधु घाटी सभ्यता बहुप्रजातीय था, बहुजातीय बहुप्रजातीय था। ठीक है, इसके आगे में ये आगे बढ़ा करके हम यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता जो है मल्टी एथनिक, वो वाला पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे कि 4 प्रजाति पाए जाते थे और उन प्रजातियों को क्या कहा जाता है, निर्माता, ऑथर्स। फिर उसके बाद हम लोग जो वेट्स एंड मेजर्स, वजन, बाट, वजन और बाट, वेट को बाट, वेट तो बाट हो गया ना, वेट को क्या हिंदी में बोलिएगा आप लोग, वेट्स एंड मेजर्स, हाँ तो मापन हो गया। और पहला वाला क्या बोलेंगे, तो उसको हिंदी में वजन और मापन, वजन और मापन, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर था जो वेट्स एंड मेजर्स वो लोग यूज करते थे। ठीक है, तो बेसिकली ये 7-8 पॉइंट है, ये 7-8 पॉइंट के अंदर को हम लोग डिस्क्राइब करते हुए मेन फीचर्स को बताएंगे कि ये इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। ठीक है, और देखिए ये वाला जो आंसर हम लोग लिखेंगे, आप लोग जितना भी आंसर लिखे हैं उसमें से आप लोग मतलब कोई एलिमेंट को उठा करके दूसरे आंसर में डाल सकते हैं जरूरत पड़ने के हिसाब से। तो आपके पास सारे पॉइंट्स हैं शुरू से लेकर के आखिरी तक में, आपके पास एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा जो आईवीसी पे आपको कुछ भी सवाल आया आप नहीं कर पाइए। अगर मान लीजिए हम एक केस बता रहे हैं कि ऑथरशिप को, मान लीजिए जो सवाल पूछने वाला है वो बोल दिया कि नहीं, आप ये वाला ऑथरशिप निर्माता वाला हम बात नहीं कर रहे हैं, जो स्कॉलर्स जो उसके बारे में लिखे हैं आप वो वाले एस्पेक्ट पे आंसर कीजिए। ऑथरशिप हम लोग निर्माता वाला एस्पेक्ट से किए, वो एस्पेक्ट नहीं बोल करके मान लीजिए बोलता है कि विद्वान क्या क्या लिखे हैं। अब सारा आंसर आप शुरू से आखिरी तक में देखिए, इतने हम लोग इतना पॉइंट लिख चुके हैं, हिस्टोरियन का नाम इतना सारा लिख चुके हैं और उनका क्या व्यू है कि आप वो सब यूज करके आप वो वाला आंसर भी आप लिख सकते हो। अभी तक में आप कम से कम 15 हिस्टोरियन का नाम, 10 हिस्टोरियन का नाम जिसका आप पहले सुने नहीं थे नाम, है ना आपके कॉपी में, और वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो कुछ भी सवाल आए आपको कुछ परेशानी नहीं होनी है, बस दिमाग को अपने साथ इस्तेमाल करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, इस आंसर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखिएगा, वो हम लोग नहीं अभी नहीं लिख रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे नगर नियोजन। नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, एक शहरी सभ्यता थी तथा शहरों का अस्तित्व इसकी एक मुख्य विशेषता थी, मुख्य विशेषता थी। ठीक है, यह शहरी केंद्र
यह शहरी केंद्र, या इन भी लिख सकते हैं, इन शहरी केंद्र, यह कोई दिक्कत नहीं है, रखिए। यह शहरी केंद्र में हमें नगर नियोजन के प्रमाण मिलते हैं। नगर नियोजन के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, इन शहरों में हमें एक विशिष्ट प्रकार का नगर नियोजन मिलता है। इन शहरों में हमें एक विशिष्ट प्रकार का नगर नियोजन मिलता है तथा सामान्यतः इन शहरों को दो हिस्सों में बांटा जाता था। ये शहर है, मान लीजिए शहर का एरिया है, ये बॉक्स के अंदर में। इस बॉक्स में आपको वेस्ट के साइड निचला शहर होता था। वेस्ट के साइड निचला शहर, मतलब जिसका हाइट नीचे हो, हाइट नीचे। ईस्ट के साइड आपको सिटाडेल बोलते थे। सिटाडेल को आप लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? निचला शहर के अपोजिट क्या था? ऊंचा शहर। ऊंचा शहर यूज करते हैं ना। एक हाँ, दुर्ग, और इसको कहा जाता है दुर्ग। सिटाडेल को दुर्ग बोलते हैं। ठीक है, दुर्ग ये रेस्ट प्लेटफॉर्म पर होता था, ऊंचे प्लेटफॉर्म पर होता था। ठीक है, एक चबूतरा बना दिया जाता था। चबूतरा जो है कच्चे ईंटे का होता था। कच्चे ईंटे का चबूतरा होता था, और फिर उसके ऊपर फिर बिल्डिंग बनाया जाता था। जैसे कचहरी में देखिए, जो डीसी ऑफिस है, वो जो एक जो बड़ा सा बिल्डिंग है, जो सीढ़ी से, नगर निगम वाला, देखते हैं वो सीढ़ी कितना ऊपर चढ़ करके, आपको बिल्डिंग में ही घुसना है अगर, तो सीढ़ी ऊपर चढ़ करके जाते हैं। हाँ, नगर निगम वाला ना, हाँ, सीढ़ी ऊपर चढ़ करके जाते हैं। तो उसका वो कैसे बनाया गया है? वो पहले एक बेस बना दिया गया और उसके ऊपर फिर बिल्डिंग बनाया गया। वो आर्किटेक्चर का एक टाइप होता है, वो यूरोपियन टाइप है। लेकिन रेस्ट प्लेटफॉर्म पर आपको बिल्डिंग बनाया जाता है, और उसको दुर्ग कहते थे। और एक निचला शहर होता था, ठीक है, जो नॉर्मल हाइट पर बनता था। देखिए ये रोड है, ये जो बीच में जो ये जो क्रॉस, बहुत सारा क्रॉस है ना, ये रेखा और ये रेखा, ये रोड है। और यहाँ पर इसके ये जो स्पेस है, ये सब घर है वहां पर। और दो रोड के बीच में डिग्री एंगल कितना है? 90 डिग्री। समकोण बोलते हैं ना, समकोण एंगल पर होता था एक रोड और दूसरा रोड।
और इसी पैटर्न को क्या कहा जाता है, ये जो पैटर्न है ना, इसे कहा जाता है ग्रिड प्रणाली। ठीक है, ये शहर है, उसमें एक हिस्सा निचला शहर है जिसमें हम लोग टाइप के सामान्य लोग रहते थे, एक ऊंचा शहर है जिसमें आप लोग रहिएगा IAS IPS बनने के बाद। ठीक है, और यहां पर पब्लिक वेल होता था, कुआं, पब्लिक वेल। पब्लिक वेल को हिंदी में क्या लिखेंगे? सार्वजनिक, सार्वजनिक। और वेल को क्या कहते हैं? कुआं ही बोलेंगे, कोई और टर्म नहीं है। अच्छा, यहां पर भी चांद लगेगा ना, आम है ना, कुआं। हाँ, सार्वजनिक जलाशय। लेकिन जलाशय में थोड़ा सा वो बड़ा जलाशय भी हो सकता है ना, तालाब भी हो सकता है, जलाशय तो तालाब भी है। कुआं, ये आपको डायग्राम है एक वो शहर का, हड़प्पाई शहर का, और जिसमें एक तरफ वेस्ट के तरफ में निचला शहर, ईस्ट के तरफ में दुर्ग होता था। लिख लेंगे ये क्या है, अभी तो बस हम डायग्राम बना रहे हैं। नहीं, ये तो इसका नहीं, ये मैं आपको ऐसे नहीं समझ पाइएगा। ये देखिए दूसरा साइट है, ये साइट 3 है, ये यहाँ पर कौन सा साइट किस तरह से करके बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये डायग्राम हम भी मतलब अपने मन से नहीं बना रहे हैं, जो यूज किया जाता है उसी को बना रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है उसमें। ठीक है, अब लिखिए, दो भाग में बटा हुआ होता था। ठीक है, पहला, फर्स्ट लिखिए, पहले हिस्से को दुर्ग कहा जाता था, जहां पर उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे, जहां पर उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे, उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। तथा दूसरे हिस्से को निचला शहर कहा जाता था, निचला शहर कहा जाता था, दुर्ग कहा जाता था जहां उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। तथा क्या बोले थे, हम लिखे थे, तथा दूसरे हिस्से को निचला शहर कहा जाता था, निचला शहर कहा जाता था, जहां सामान्य लोग निवास करते थे। ठीक है, अब ये बात हो रही है सामान्यतः ऐसा होता था, दो भाग में बटा होता था। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिए, परंतु धोलावीरा में हमें शहर 3 हिस्से में बटा हुआ मिला है, 3 हिस्से में बटा हुआ मिला है, जो कि सामान्य पैटर्न को क्या बोलेंगे? सामान्य पद्धति से भिन्न थी। सामान्य पद्धति से भिन्न थी। जनरली 2 भाग में बटा हुआ होता था,
धोलावीरा में 3 भाग में बटा हुआ मिल रहा है, वो जनरल से अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, हम लोग अभी टाउन प्लान मतलब यही जो प्लानिंग वाला बात है, अर्बन प्लानिंग, उसी का बात कर रहे हैं, उसी पॉइंट पर है। अभी तो शहर का डिवीजन का बात किए, 2 भाग और 3 भाग वाला बात किए। अब आगे लिखिए अगला, हड़प्पा सभ्यता में पाए जाने वाले रोग वाले, पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता में पाए जाने वाले सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। तथा पूरा शहर रेक्टेंगुलर क्या कहते हैं, आयताकार, पूरा शहर आयताकार ब्लॉक को क्या बोलेंगे, ब्लॉको लिख दीजिए, ब्लॉको। आयताकार ब्लॉको या फिर आयताकार खंड भी लिख सकते हैं। आयताकार खंड में विभाजित, आयताकार खंड में विभाजित था, जिसे हम ग्रिड पैटर्न नाम देते हैं, जिसे हम खंड क्या ग्रिड पद्धति नाम देते हैं। ग्रिड प्रणाली, ग्रिड पद्धति कोई दिक्कत नहीं है। प्रणाली पद्धति सिमिलर ही चीज है, आपको तो अपना आइडिया कन्वे करना है ना उसको। ठीक है, अब फिर पैराग्राफ चेंज कीजिए। पहले हम लोग शहर कैसे डिवाइडेड था उसका बात किए, फिर रोड का बात किए। ठीक है, ये डायग्राम में हम लोग ग्रिड प्रणाली दिखला भी दिए हैं। आप दूसरा डायग्राम भी बना सकते हैं ग्रिड पैटर्न के लिए। यहाँ पर ऐसे रोड बनाइएगा, दूसरा रोड बनाइएगा, फिर ये दूसरा रोड बनाइएगा। ठीक है, और मार्क कर दीजिएगा, इसका कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं आप इस तरह से। यहाँ पर और एक बना लीजिए, ये और ये जो है रास्ता है, रोड है, ये और ये रोड है। ये जो रास्ता है और ये जो रास्ता है रोड है, और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या है, घर है। और यही पैटर्न देखिए, रेक्टेंगुलर ब्लॉक में बटा हुआ है पूरा शहर। ये एक रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल, ये तो हम छोटा बनाए हैं। इसी तरह से इधर फैला हुआ रहता था, इसी तरह से इधर, और इसी तरह से ऊपर नीचे, और इसी को बोलते हैं ग्रिड प्रणाली। हाँ, वो दोनों रोड है, ये हाउस है। ठीक है, अब आगे लिखिए, अभी खत्म नहीं हुआ है टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग में दूसरा आगे लिखना है। हड़प्पा में हमें एक सुनियोजित और अच्छे से विकसित जल निकास प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम के लिए ठीक है ना ये जल निकास प्रणाली, अच्छे से विकसित जल निकास प्रणाली जो हम लोग
का बाथरूम और किचन से जो पानी जो ड्रेन होते हुए जाता है, जल निकास प्रणाली के प्रमाण मिलते हैं, तथा सड़क के दोनों ओर, देखिए ये बहुत बढ़िया बनाई है ये डायग्राम जो है, ये पता चल रहा है रोड, ये जो ये कर दी है ना, ऐसे आप भी ठीक की है वो जो कर दी, तथा सड़क के दोनों ओर नाली का निर्माण किया जाता था। सड़क के दोनों ओर नाली का निर्माण किया जाता था। आप लोग कोई भी वैसे एरिया में रहते हैं जहां पर सड़क के दोनों ओर नाली है? कोई भी वैसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पे सड़क के दोनों ओर नाली है? होगा, क्यों नहीं होगा? अब जो हाँ अंडरग्राउंड, हाँ वो तो थोड़ा सा ये है। साहिबगंज आप लोग कोई कभी गए हैं? साहिबगंज नहीं गए ना? साहिबगंज छोटा तो शहरी है, लेकिन वहां पर नाली दिखेगा ना, इतना मतलब बड़ा नाली है ना, बहुत बड़ा नाली है। वहां पे बाढ़ गंगा के कारण आता है ना, उस कारण से। यहाँ पर तो हम लोग का तो नाली का क्या ही है, तो जिधर से मन किया उधर से नाली बन गया। और वो वैसा नाली इस कारण से क्योंकि अंग्रेज लोग बनाकर चले गए थे। अंग्रेज लोग नहीं बनाए हुए रहते तो ठीक है, अब फिर से पैराग्राफ चेंज कीजिए। हड़प्पा सभ्यता में हमें वृहद संरचना समझ रहे हैं? लार्ज स्ट्रक्चर, बड़ा स्ट्रक्चर के भी साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि हाँ, एक एग्जांपल है, जैसे कि मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ को क्या कहते हैं? महान स्नानागार। अच्छा, वृहद स्नानागार, जैसे कि मोहनजोदड़ो का वृहद स्नानागार। धोलावीरा का ग्रेट टैंक बोलते हैं। तो वृहद जलाशय, ग्रेट टैंक। धोलावीरा में हम लोग को एक पानी का स्ट्रक्चर मिला है बड़ा सा, उसको ग्रेट टैंक कहा जाता है। वृहद जलाशय तथा मोहनजोदड़ो का असेंबली हॉल, सभागार, मोहनजोदड़ो का सभागार। हड़प्पा का अन्नागार, 4-5 आपको नाम हो गया बड़ा स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो ये सब भी हम लोग को मिला है। सेंटेंस कंप्लीट हुआ? सेंटेंस मेरा कंप्लीट हो गया था। हड़प्पा में हमें वृहद संरचना मिले हैं, जैसे कि, हाँ ठीक है, हाँ ये सारा नाम हो गया आपको। तो ये आपको टाउन प्लानिंग और जो स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड आपको बात है। डायग्राम भी आप 2 डायग्राम तो बना सकते हैं। इससे पहले आपको जो मेन रास्ता होता था उस तरफ खिड़की और दरवाजा नहीं खुलता था, जो साइड वाला रास्ता होता था मुख्य सड़क की ओर दरवाजा नहीं खुलता था। रांची शहर में आज आप देखिए, रांची अगर जो हम लोग मेन रोड जिसको कहते हैं,
उसका एक्चुअल नाम क्या है पता है? जिसको मेन रोड कहते हैं, मेन रोड। आप लोग इतना कैसे जानते हैं? नहीं तो हम तो हमको लगता है हमको बहुत बाद में पता चला होगा, लेकिन ये मेन रोड है। और मेन रोड दूसरे रास्ते में कनेक्ट करता है। हा? तो इस रोड के अलोंग कभी ये, अब जैसे यहाँ पर घर है, इस घर का कोई भी दरवाजा खिड़की इस तरफ नहीं खुलेगा, वो या तो इधर खुलेगा या तो इधर खुलेगा, जो एडजेसेंट साइड होगा। ठीक है, जो उन लोग का पर्सनल गली वाला रोड होगा, गली वाला रास्ता उनके घर का, समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए आपको यहां से यहां जाना है, तो अब अगर आपको टाइम पास नहीं करना है, टाइम पास करना है तभी ना ऐसे जाइएगा, क्यों अब इसकी गली में घुसिएगा? तो इस रास्ते को ही ट्रैवल कीजिएगा। इस रास्ते इस गली में कौन घुसेगा? जिसका घर है वहां पर। ठीक है, हाँ? अब रीजन तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन मतलब ऐसे नहीं, मेन रास्ता ये है, ये मेन रास्ता नहीं है, ये इनका घर वाला रास्ता है बेसिकली, उस एरिया में जो रह रहे हैं। ठीक है, तो खिड़की दरवाजा का ये फीचर है, लिखना है लिख सकते हैं इस पॉइंट को कि हड़प्पा सभ्यता में पाए जाने वाले घरों का खिड़की तथा दरवाजा मुख्य रास्ते की ओर ना खुल करके क्या बोलेंगे उसको, हाँ, गली वाले रास्ते की ओर खुलता था। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत? चलिए ये टॉपिक कल खत्म कर लेंगे। कल परसों में आपका 2 टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा और आर्यन वाला भी खत्म हो जाएगा, मतलब एंशिएंट इंडिया का 2 टॉपिक खत्म हो जाएगा। 11 टॉपिक करना है ना एंशिएंट में, कल या फिर परसों तक में 11 में से 2 टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है।